यार भाई आप अक्सर अपनी ट्वीट्स डिलीट कर देते हैं। उन 100 ट्वीट्स में से ये 2 ट्वीट्स थी जिसमें नवाज शरीफ का जिक्र नहीं है, बाकी 98 में नवाज शरीफ का जिक्र है। इमरान खान साहब का जिक्र बराबर है, तो खुदा के वास्ते बैलेंस तो रखिए। इकरार भाई ये कोई आपका भी बिग ब्रदर तो नहीं है या कि अगर कोई बिग ब्रदर है मुझे आज एस्टेब्लिशमेंट ला रही है या सपोर्ट कर रही है या मैं उसके कहने पर कोई काम कर रहा हूँ या उसके साये में आ रहा हूँ, हाँ मुझे वजीर आजम बनाए। 78 साल में अली भाई एक मिडिल क्लास प्राइम मिनिस्टर नहीं बन सका इस मुल्क के अंदर। इकरार भाई आप कहते हैं कि इमरान खान ने नौजवानों को गुमराह किया, तो आप मुझे एक बात बताएं, आपने जो अपनी एक सियासी तहरीक शुरू की है इसमें आपने इर्द गिर्द कोई फरिश्ते बिठाए हैं? अब पता लगा ना तहरीक इंसाफ के एक दोस्त से मेरी बात। पीटीआई वाले हमारे दोस्तों का प्रॉब्लम ये है, बेचारे वो इतने फ्रस्ट्रेटेड है इस वक्त, उनको कोई रास्ता ही नजर नहीं आ रहा। वो बेचारे हर दिन एक नई ट्रक की बत्ती के पीछे लग जाते हैं। दिया ना आपको मौका आपके नैरेटिव के ऊपर और आप फ्लॉप हुए बुरी तरह से, बदकिस्मती से। आज भी आप कहते हैं कि हमने इन्हीं जर्नलों से बात करनी है बैठ के। क्या बात करनी है आपने? सब बाकी तो चोर और डाकू है ना, उनको तो छोड़ दीजिए ना। खान साहब कहते थे ना हम कुछ करके दिखा। इकरार भाई आपकी शरीफों के साथ खास उनसियत। और मरियम साहिबा भी जेल में गई हुई है, नवाज शरीफ भी जेल में गए हुए हैं। उससे पहले जरदारी साहब और बीबी शेख के खिलाफ भी हुआ। इस मुल्क में भुट्टो फांसी चढ़ गया एस्टेब्लिशमेंट के हाथों। रेड फ्लैग नॉर्मली जेनजी में ये किया जाता है कि ये रेड फ्लैग है, ये रॉन्ग नंबर है। सुर्ख रंग है, वो इनकलाब की अलामत है, तब्दीली की अलामत है, बदलाव की अलामत है, पैशन की अलामत है, करेज की अलामत है, खतरे की अलामत। पाकिस्तान में ताकत जो है वो किसके पास है असल? इमरान खान साहब। अली भाई अल्लाह की कसम खा के ये बात कह रहा हूँ कि मेरे एक दोस्त को जो गवर्नमेंट कॉलेज से हैं, वकील भी हैं, उन्हें 3 करोड़ रुपए का चेक उनकी टेबल पे रखा गया। बिलफर्ज आप इस सिनेरियो में मौजूद होते हैं तो आपके क्या कदम होता है? जो इमरान खान उठा रहा है या आपको डिफरेंट? इसके अलावा कोई और ऑप्शन है या जेल तोड़ के उनको बाहर निकाल लें? चौथी शादी का इरादा है? चौथी शादी कर लें। कल अगर आपको खामोश कर दिया गया तो क्या वजह होगी? हमारे पाँव टेढ़े थे, फकत चलने से क्या होता। बहुत आगे गए लेकिन बहुत पीछे निकल आए। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम अली सलमान है और आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है पाकिस्तान के मशहूर तहकीकाती सहाफ़ी और नए नए सियासतदान सैयद इकरार हसन। इकरार भाई क्या हाल है आपके, कैसे हैं? अस्सलाम वालेकुम, मैं ठीक हूँ, आप खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। इकरार भाई, इकरार भाई जो आपने नई एक सियासी दुकान खोली है तो ये क्या मकसद है इसके पीछे? अच्छा, ये चूंकि आज तक जो है ना, मैं हमेशा कहता हूँ जो सियासी जमातें हैं ना, उनको सियासी दुकान की तरह ही खोला जाता रहा है। एक आदमी आता है, वो बैठता है, वो कहता है जनाब मैं एक दुकान खोल रहा हूँ, यानी मैं एक पार्टी खोल रहा हूँ और मैं उसका चेयरमैन हूँगा और मैं उसका वज़ीर आज़म हूँगा और मुझे वज़ीर आज़म आप लोग बनाएंगे तो मैं ये काम करूँगा और ये इनकलाब और ये तब्दीली लेकर आऊँगा। तो अनफॉर्चुनेटली जो बात हम कह रहे हैं, चूंकि वो एक नई बात है तो लोगों को समझ में नहीं आ रहा अभी तक। लोग बड़े कंफ्यूज हैं कि पार्टी बन गई है पता नहीं। तो ये आपके प्लेटफॉर्म से भी इसकी वजाहत कि ये कोई सियासी जमात नहीं है, ये एक तहरीक है शऊरी, फ़िक्री और नज़रियाती, इंशाअल्लाह जो एक सियासी जमात ज़रूर तख्लीक करेगी पाकिस्तान में। क्योंकि सियासी जमात जो है ना, वो वही बात कि एक दुकान नहीं होती कि एक बंदा दामन झाड़ के जो ना कैमरे के सामने बैठे और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहे कि जनाब मैंने दुकान खोल ली है या पार्टी खोल ली है। पार्टी बनती है, पार्टी इवॉल्व होती है क्योंकि वो एक इदारा होता है लोगों की मलकियत में। हमारे यहाँ चूंकि दुकान होती है, ये इमरान खान साहब की दुकान है, ये नवाज शरीफ साहब की दुकान है, ये जरदारी खानदान की दुकान है, भुट्टो खानदान की दुकान है ये एबीसी फलां की दुकान है। तो पार्टीज जो है या सियासी जमातें जो है वो कभी किसी एक आदमी की या किसी एक फैमिली की मलकियत नहीं होती जैसे हमारे यहाँ होती हैं। मलकियत दुकानें या कारोबार या फैक्ट्रियाँ होती हैं। तो ये लोग तो बदकिस्मती से बस फैक्ट्रियाँ और दुकानें खोलते हैं। मैं कहता हूँ जैसे दुनिया भर में सियासी जमातें हैं, चाहे बरतानिया की लेबर पार्टी है या कंजर्वेटिव पार्टी है, अमेरिका की रिपब्लिकन या डेमोक्रेट्स है, जर्मनी की सीडीयू है, भारत की बीजेपी है, दुनिया भर में जहाँ जहाँ डेमोक्रेसी है वहाँ की पार्टियां एक ऐसा इदारा या एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है कि जहाँ पे लोग उस इदारे के मालिक होते हैं और वहाँ हर कुछ अरसे के बाद इंटरनल इलेक्शन के जरिए लीडरशिप आती है इलेक्ट होके और फिर कुछ अरसे बाद इलेक्ट होकर तब्दील हो जाती है, नई लीडरशिप उसको रिप्लेस कर देती है। तो उसमें कोई भी एक आदमी मालिक नहीं होता, ना वो अकेले फैसले करता है। यहाँ तो इमरान खान साहब के खिलाफ किसी की जरूरत नहीं है कि वो कह सके कि खान साहब आपके इस फैसले को हम नहीं मानते, या मियाँ साहब या नवाज शरीफ साहब या जरदारी साहब के खिलाफ कोई खड़ा होकर पार्टी में कहे कि जनाब आपके इस फैसले को हम नहीं मानते। तो ये तो कहीं से जमहूरियत नहीं है। तो जब तक आपकी सियासी जमात के अपने अंदर जमहूरियत नहीं होगी ना जी, वो मुल्क में जमहूरियत नहीं ला सकती। 78 साल में यही डिक्टेटर्स और सियासी आमरीयतें चलती रहीं और हम इनसे तवक्को करते हैं कि ये सियासी डिक्टेटर मुल्क में जमहूरियत लाएंगे, ये हो ही नहीं सकता। इकरार भाई ये कोई आपका भी बिग ब्रदर तो नहीं है या किसी ऊपर वाले का प्रोजेक्ट तो नहीं है? नहीं नहीं, देखें मैं तो एक बात ये देखिए, पहली बात तो ये सोचना चाहिए, हमेशा मैं कहता हूँ और ये दीन का दर्स भी यही है कि ये मत देखिए कि कौन कह रहा है, ये देखिए कि क्या कह रहा है। सबसे पहले हम इस बात पर बहस कर लें कि जो बात मैं कह रहा हूँ वो बात दुरुस्त है या गलत है। अगर तो पाकिस्तान के अंदर एक ऐसी सियासी जमात की जरूरत है जो अपने अंदर डेमोक्रेटिक हो,
एक ऐसी पार्टी जिसमें मिडिल क्लास या जो आम लोग हैं, वो किसी की चापलूसी किए बगैर, किसी से अपनी वफ़ादारी को साबित किए बगैर मेरिट की बुनियाद पर आगे आ सकें। एक ऐसी पार्टी के जिसके अंदर इंटरनल इलेक्शन के ज़रिए सारे ओहदे डिसाइड हों। एक ऐसी पार्टी के जहाँ हर चीज़ जो है वो मुशावरत से और एक-दूसरे के बाहमी मशवरे के साथ हो। क्या ऐसी जमात होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? क्या मौरूसियत होनी चाहिए इस मुल्क में? क्या शख्सियत परस्ती होनी चाहिए इस मुल्क में? तो भाई जो एक बात कह रहे हैं पहले उस बात पर डिबेट कीजिए ना। अगर वो बात दुरुस्त है तो कोई भी कह रहा है या कोई भी कहलवा रहा है उस बात को मान लेना चाहिए, तस्लीम किया जाना चाहिए। फिर मैं ये कहता हूँ कि अगर कोई बिग ब्रदर है, ये हमारे ख़ास तौर पर जो पीटीआई के दोस्त हैं आजकल वो ज़्यादा तनकीद कर रहे हैं कि जी एस्टेब्लिशमेंट या फ़ौज लेकर आ रही है इक़रार को। तो मैं उनसे कहता हूँ कि बंदगाने खुदा चूँकि आपका अपना लीडर कितने अरसे तक बेचारा एक सीट में नहीं जीत पाया और एक सीट के साथ भी बहुत अरसे तक जो है ना वो सियासत करता रहा। तो आपको ये लगता है कि उस लीडर को चूँकि एस्टेब्लिशमेंट लेकर आई थी, उसने पॉलिश किया था या निखारा था या एस्टेब्लिशमेंट के और जर्नैलों के तलवे चाटने के बाद इक़्तिदार मिला था, तो आपको लगता है कि शायद सारे ही ऐसे होते हैं। तो मुझे उनसे कोई शिकवा या गिला नहीं है, उन बेचारों ने देखा ही ये है कि बंदा या लीडर बनता ही फ़ौज की मदद से है या पार्टी जो है ना वो बनती ही एस्टेब्लिशमेंट या जर्नैलों की आशीर्वाद से है या उनके तलवे चाट के ही बंदा इक़्तिदार में आता है और इक़्तिदार में आके भी तलवे चाटता है। तो उन बेचारों से आप क्या शिकवा करें कि जिन्होंने अपनी ज़िंदगी में देखा ही है, तो उनको ये लगता है शायद। मैं कहता हूँ कि अगर मुझे आज एस्टेब्लिशमेंट ला रही है या सपोर्ट कर रही है या मैं उसके कहने पर कोई काम कर रहा हूँ या उसके साये में आ रहा हूँ या उसकी छतरी हासिल है मुझे, तो मुझ पर अल्लाह की लानत हो। और अगर कल किसी को एस्टेब्लिशमेंट लेकर आई थी या एस्टेब्लिशमेंट के साये में किसी ने सियासत की और हुकूमत की, उस पर भी अल्लाह की लानत हो। पूरी कौम इस बात पर आमीन कहे, फैसला हो जाता है। यानी कि आप डिनाई कर रहे हैं कि आप किसी सियासी नर्सरी में आपकी पैदाइश नहीं हुई है सियासत में। जी, बिल्कुल ऐसा ही है। इसलिए कि मैं पाकिस्तान की तारीख़ में एक ऐसी बात कर रहा हूँ जो आज से पहले कभी नहीं की गई। हर आदमी जो आया उसने कहा मुझे वज़ीर-ए-आज़म बनाएँ, हर आदमी ने कहा जी मुझे लीडर मानें, मुझे वोट दें। मैं कह रहा हूँ कि मुझे कभी वज़ीर-ए-आज़म नहीं बनना। मैं कभी कोई ओहदा अपने पास नहीं रखूँगा। ना उस सियासी जमात का, ना उस सियासी जमात की बुनियाद पर कभी हुकूमत या सरकार में। ना मैं अपने पास फ़ैसले का कोई इख्तियार कभी रखूँगा। ना मैं किसी तरह का कोई मफ़ाद अपना उस पार्टी से जो इस तहरीक के नतीजे में बनेगी उससे वाबस्ता करूँगा। वो पार्टी ख़ालिसतन लोगों की मलकियत होगी। आम लोग, मिडल क्लास के नौजवान उसके मालिक होंगे। वो इंटरनल इलेक्शन के ज़रिए अपने अंदर से लीडर्स को मुंतखब करेंगे, मुशावरत से सारे फ़ैसले करेंगे और पाकिस्तान को लेकर आगे चलेंगे। तो जब मेरा कोई मफ़ाद या मेरा कोई ओहदा नहीं होगा, तो मैं कहता हूँ मुझे एस्टेब्लिशमेंट लॉन्च करके या लाके मुझसे क्या करवाएगी? एक हमेशा एस्टेब्लिशमेंट लाती रही एक आदमी को कि जिसको उन्होंने डिक्टेटर बनाना होता था सियासी और फिर वज़ीर-ए-आज़म बनाना होता था और फिर अपने काम करवाने होते थे। तो मैं तो कह रहा हूँ कि वज़ीर-ए-आज़म आप लोगों में से बने। आप लोग एक ऐसा सिस्टम बनाएँ कि जिससे मिडल क्लास लोगों में से कोई प्राइम मिनिस्टर आगे आए। 78 साल में अली भाई एक मिडल क्लास प्राइम मिनिस्टर नहीं बन सका इस मुल्क के अंदर। एक मिडल क्लास के आदमी को हमने इलेक्ट नहीं किया जो मिडल क्लास हो। सारे सरमायादार, सब जागीरदार, सारे वडेरे, कोई एचईएसएन कॉलेज का पढ़ा हुआ, कोई ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का ग्रेजुएट, कोई सरमायादार, कोई इत्तेफाक फाउंड्री वालों का बच्चा, कोई वज़ीर-ए-आज़म का बेटा, कोई वज़ीर-ए-आज़म की बेटी। आम लोगों में से किस तरह से लोग आगे आएँगे? सिर्फ़ बेचारे वो जो चापलूस या वफ़ादार होते हैं, उनको आगे लाया जाता है। जो टैलेंटेड लोग हैं, उनके आगे आने के लिए आपको एक जमहूरी सियासी जमात जो कि एक इदारे की तरह की जमात हो, वो बनानी पड़ेगी। अच्छा इकरार भाई मेरा एक सवाल है आपसे कि ये आपने अचानक सियासत में आने का जो फ़ैसला किया है या सियासी पार्टी बनाने का फ़ैसला किया है या तहरीक बनाने का फ़ैसला किया है, ये क्या उस वैक्यूम की वजह से है जो पीटीआई की वजह से क्रिएट हुआ है या आप पहले से ये करना चाह रहे थे? अच्छा मैं आपसे अर्ज़ करूँ मैं जब कॉलेज में था ना, तो मेरे जितने भी दोस्त हैं, कॉलेज फ्रेंड्स हैं, वो बहुत सारे दोस्त जानते हैं। मैं तब भी ये कहता था कि यार ज़िंदगी में ना कुछ ऐसा ज़रूर करके जाएँगे इंशाल्लाह कि जिसके बाद आपके इस दुनिया से जाने के बाद भी लोग आपको थोड़ा-सा याद करें और पॉज़िटिवली आपको याद करें। मुझे ये लगता है कि मैंने ओवर द इयर्स देखिए ना हम सब ने एक तरफ से एक सियासी सफ़र साथ तय किया है, शऊरी सफ़र। 2013 में सच्ची बात है कि हमें भी लगता था यार इमरान खान साहब को मौका मिलना चाहिए। बहुत हो गया हमने वही नून लीग, वही पीपल्स पार्टी, वही पीपल्स पार्टी, वही नून लीग बार-बार नाइन जो हम 80s लेट 80s में पैदा होने वाले बच्चे हैं, सबको 90 की दहाई में वही सुनते होते थे हम, वही तीर का निशान, वही शेर, वही तीर का निशान। तो हम भी देखना चाहते थे क्योंकि एक नया आदमी या नई पार्टी या नया बयानी आके क्या करता है, तो हमने भी वो किया। फिर 2018 में हमें भी मायूसी हुई, फिर 2024 में फिर वही लोग मुसल्लत कर दिए गए। तो बदकिस्मती से हर आदमी ये सोचने पर मजबूर है, नहीं भुट्टो से लेके आज तक 50 सालों में वही नारे, वही एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ बातें, वही शऊर का दावा, वही तहरीकें, वही जिद्दोजहद, आज भी वहीं खड़े हैं हम। इसका मतलब ये है कि अफ़राद की लड़ाई लड़ने से हमें कुछ हासिल नहीं हो रहा।
हमने भुट्टो की लड़ाई लड़के देख लिया, हमने बेनज़ीर साहिबा की लड़ाई लड़के देख लिया, हमने नवाज़ शरीफ साहब की लड़ाई लड़के देख लिया, हमने इमरान खान साहब की लड़ाई लड़के देख लिया। कोई नतीजा बरामद हो रहा है? जवाब है नहीं, सिवाय जाली नारों के, जाली बड़कों के, हाउ-हू के कुछ हासिल नहीं हो रहा है इस मुल्क को, या इस कौम का कोई भला नहीं हो रहा। तो मुझे लगता था कि यार इसमें क्या किया जाना चाहिए? क्या ऐसा मिसिंग है कि जिसकी वजह से 78 साल में हम 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ पा रहे? वो एक शेर है ना कि हमारे पाँव टेढ़े थे, फ़कत चलने से क्या होता? बहुत आगे गए, लेकिन बहुत पीछे निकल आए। तो हम उल्टे पैरों के साथ चल रहे हैं और हम पीछे चलते चले जा रहे हैं और हमें लग रहा है हमें बड़ा शऊर आ रहा है। तो पाँव टेढ़े हैं, उन पर कोई गौर नहीं कर रहा, और पाँव टेढ़े होने का मतलब ये है कि जिन्हें हम जमहूरियत के अलमबरदार समझ रहे हैं, वो असल में खुद डिक्टेटर हैं। जिन्हें हम पॉलिटिकल पार्टियाँ समझ रहे हैं, वो ज़ाती दुकानें और कारोबार हैं इन लोगों के। तो आपको सबसे पहले नर्सरी से और बेस से शुरू करना पड़ेगा, यानी पहले पार्टी में जमहूरियत लाएँ। मैं हमेशा कहता हूँ पार्टी में जमहूरियत नहीं होगी, तो वो पार्टी कभी मुल्क में जमहूरियत की लड़ाई नहीं जीत सकती। यार भाई, आपके नाक़दीन कहते हैं कि आपको ख़ास तौर पर एंटी इमरान बयानियाँ देने के लिए टास्क दिया गया है। अगर नॉर्मली देखा भी जाए तो आप शरीफों के बारे में या ज़रदारियों हुँ। के बारे में या किसी और पार्टी के बारे में इतनी तनकीद नहीं करते, हालाँकि वो इस टाइम हुकूमत में मौजूद हैं, और जो आपकी तनकीद है वो ज़्यादातर इमरान खान के इर्द-गिर्द है। ऐसा क्यों है? पीटीआई वाले हमारे दोस्तों का प्रॉब्लम ये है, बेचारे वो इतने फ्रस्ट्रेटेड हैं इस वक़्त, उनको कोई रास्ता ही नज़र नहीं आ रहा। वो बेचारे हर दिन एक नए ट्रक की बत्ती के पीछे लग जाते हैं। कल उनको कोई कह रहा था आखिरी गेंद तक खेलूँगा, वो फिर निकाल दिया गया हुकूमत से। फिर उनको कोई कह रहा था कि हमारी रेड लाइन इमरान खान को कोई हाथ लगा के दिखाए, उनको जेल में उठा के डाल दिया। अब कहते हैं कि जनाब वो अब वो मिलने से भी गए। अब मैं हमेशा कहता हूँ इनकलाब से बेचारे शुरू हुए थे, फिर कहने लग गए लीडर को रिहा करवाना है। अब बेचारे आज जाके कहते हैं लीडर से मुलाकात ही करवा दो। तो हमेशा दुनिया में ऐसा होता है कि जब भी कोई नैरेटिव या नज़रिया आता है या पैगाम लाया जाता है, वो अपने वक़्त के पॉपुलर नैरेटिव के अगेंस्ट ही आता है, उसी पर ज़्यादा बात करता है। खान साहब का नैरेटिव इस वक़्त पॉपुलर नैरेटिव है, और हम ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि नैरेटिव पॉपुलर तो है, लेकिन इससे फ़र्क कोई नहीं पड़ रहा, ना फ़र्क पड़ेगा। लेकिन इमरान खान साहब का भी नैरेटिव तो हकीकी आज़ादी है। उनका भी यही है कि ग़ुलामी की ज़ंजीरें तोड़ें। हुँ। उनका भी यही है कि आप अपने फ़ैसलों में खुद मुख्तार हों, आपकी फ़ॉरेन पॉलिसी आपकी अपनी हो, ना कि आपकी एस्टेब्लिशमेंट बैठ के उसको देख रही हो, या आप गैर मुल्की अनासर आपकी फ़ॉरेन पॉलिसी में शामिल हो। तो आपके बयानिए में और इमरान खान के बयानिए में क्या लाइन ड्रा कर रहे हैं आप? भाई सिर्फ़ किसी के कहने से थोड़ा ही मान लेना होता है कि वो जो कह रहा है, यानी अमली तौर पर भी देखना होता है ना। जब अल्लाह ने आपको मौका दिया और इख्तियार दिया कि आप जो है ना वो गुलामी की ज़ंजीरें तोड़ें, कि जब आप अपनी फ़ॉरेन पॉलिसी खुद बनाएँ, तब तो आप जो है वो घुटने टेक के जो है वो सर्वसजूद हो गए जर्नैलों के सामने। बाद में आपने हमें कहानी नहीं आके सुनाना शुरू कर दी कि ओ वो जी हमें तो 3 साल तक हमारे तो हाथ बंधे हुए थे, हमें तो पता ही कुछ नहीं था कि जनरल बाजवा अच्छा है। तो दिया ना आपको मौका आपके नैरेटिव के ऊपर, और आप फ्लॉप हुए बुरी तरह से, बदकिस्मती से। उसके बाद आपने जो है वो जाली रंगबाजी शुरू कर दिया है एंटी एस्टेब्लिशमेंट होने की। आज भी आप कहते हैं कि हमने इन्हीं जर्नैलों से ही बात करनी है बैठ के। क्या बात करनी है आपने? आप जर्नैलों से बात करने का मतलब ये है कि आप एक मर्तबा फिर उनको सियासी मुदाखलत की दावत दे रहे हैं। क्या बात करना चाहते हैं आप जर्नैलों से? आप कहते हैं 3 साल हमारे तो हाथ बंधे हुए थे। जनरल बाजवा सुपर किंग था, सारे फैसले वो करता था। भाई आपके हाथ बंधे हुए थे, आपको ये हुकूमत से निकलने के बाद पता चला? जब आप हुकूमत में थे तब भी आपको पता था कि आपके हाथ बंधे हुए हैं। यार भाई, आप कहते हैं कि इमरान खान ने नौजवानों को गुमराह किया, ठीक है? तो आप मुझे एक बात बताएँ, आपने जो अपनी एक सियासी तहरीक शुरू की है, इसमें आपने इर्द-गिर्द कोई फरिश्ते बिठाए हैं? आप भी तो इसी नर्सरी में से लोग लेकर आएँगे, या यही लोग होंगे जो आगे आएँगे? क्योंकि हमारे पाकिस्तान में तो एक हिस्ट्री रही है कि नॉर्मली वही सियासी ख़ानदान, वही लोग जो सियासत से वाबस्ता हैं, वही नई पार्टियों में आते हैं। मुस्तफ़ा कमाल साहब ने कराची में वो पाकिस्तान पार्टी स्टार्ट की, उसमें भी वही एमक्यूएम के लोग, पुराने लोग और वही लोग आए। इसी तरह ही वो बराबरी पार्टी वाले एक उन साहब के पास तो खैर कोई शायद जा नहीं रहा, मुझे इतना आइडिया नहीं है। हुँ। लेकिन क्या आपकी पार्टी में भी सारे वही लोग आएँगे, या आप लोग इन लोगों से परहेज़ करेंगे, ये ज़मींदार, ये सरमायादार और ये सारे सियासतदान या सियासी घराने? बहुत सादा-सी बात है अली भाई। मैं ये कहता हूँ कि इस मुल्क में किसान का मसला जागीरदार मुंतखब होकर हल नहीं करेगा। आपको किसान के बेटे को मुंतखब करना पड़ेगा। इस मुल्क के अंदर मज़दूर के मसाइल को सरमायादार मुंतखब होके या इक़्तिदार के ऐवानों में जाके हल नहीं करेंगे। मज़दूर की औलाद को आपको आगे लेकर आना पड़ेगा। झोंपड़ियों के जो मसाइल हैं, वो झोंपड़ियों में बैठकर हल होंगे। आलीशान मोहल्लात में रह के आप कभी नहीं टूटी हुई जो आपकी छतें हैं, उनकी दुःख का और तकलीफ़ का अंदाज़ा कर सकते। मैं तो कह ही रहा हूँ कि गली मोहल्ले का एक आम नौजवान उठेगा, किसान का बेटा, मज़दूर की बेटी, रेहड़ी वाले की औलाद इंशाल्लाह आगे आएगी, तो आप यकीन कीजिए पाकिस्तान ये बदलेगा। कहने के लिए और सुनने के लिए बहुत अच्छा है,
लेकिन क्या ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है कि एक बिल्कुल है। मजदूर का बच्चा सियासत में आएगा, या एक रेहड़ीबान जो है वो सियासत में आएगा, या एक किसान जो सारा दिन हल जोता है और अपने बच्चों के लिए अनाज उगाता है? क्या आपकी पार्टी उसको ये मौका देगी? दुनिया भर में हजारों लाखों एग्जाम्पल्स हैं। लंदन जैसे ताकतवर शहर का मेयर पाकिस्तान के बस ड्राइवर का बेटा सादिक खान है। दुनिया के सबसे ताकतवर शहर न्यूयॉर्क का मेयर मिडिल क्लास से उठने वाला जोहरान ममदानी है। आपके हमसाये में रेलवे स्टेशन पर, गुजरात के रेलवे स्टेशन पर चाय बेचने वाला बच्चा इस वक्त वजीर आजम हिंदुस्तान है। हम किस दुनिया में रह रहे हैं? तो हम लोग सिस्टम बनाने की बात कर रहे हैं और उस सिस्टम को दुनिया भर में नाफिजुल अमल देख रहे हैं। मैं बार बार ये बात कहता हूं, ये नजरिया मैंने इजाद नहीं किया। मैं कोई नई चीज दरियाफ्त करके नहीं ले आया हूं इस मुल्क के अंदर। सारी दुनिया में 200 साल से, 300 साल से, 400 साल से ये नजरिया, ये बयानिया और ये सिस्टम नाफिजुल अमल है। लेकिन ये हम उल्टा चल रहे हैं दुनिया से। ये जो आप नजरिया बयान कर रहे हैं, ये डेमोक्रेसीज में है। पाकिस्तान में एक हाइब्रिड निज़ाम चल रहा है। क्या आपको लगता है कि इस निज़ाम में ये सब कुछ पॉसिबल सर है? चलता रहने दें। यानी अगर चल रहा है तो इसकी बुनियाद पर आप और मैं पहला कदम भी ना उठाएं। अगर पाकिस्तान में एस्टेब्लिशमेंट का प्रॉब्लम रहा है, या सियासी डिक्टेटर्स फौजी डिक्टेटरों के साथ मिलकर यहाँ ये हाइब्रिड रजीम चलाते रहे हैं हमेशा से, तो क्या करें? बैठे रहें घर के अंदर, हाथ पर हाथ धर के देखते रहें कि ये लोग जो है ना वो हमारे मसाइल हल करेंगे? सवाल ही पैदा नहीं होता कि आपके ये अमीरजादे, ये वडेरे या जागीरदार, जिन्होंने सर्दी भी सिर्फ खिड़की में से देखी होती है, ये टूटी हुई गलियों के मसाइल हल नहीं कर सकते। या तो आप और मैं तय कर लें आज के, नहीं जनाब जैसा है वैसा चलने देंगे और अपने तौर पर कोई काम नहीं करेंगे, कोई कदम नहीं उठाएंगे। तो चलिए ठीक है, ये तय कर लीजिए। जब मैं कह रहा हूं मुझसे हलफ ले लीजिए जैसे आपका दिल चाहता है। आप आगे आइए, आप अच्छे हैं, आप ईमानदार हैं, आप मुहिब्बे वतन हैं, आप लीड कीजिए इस मुल्क को। आपने कल एक ट्वीट की है, आज की है कि गालिबन कल की है, कि हमने गवर्नर राज, फौज राज, खान राज और एक और राज मेंशन किया, लेकिन आपने ना शरीफ राज मेंशन किया, ना जरदारी राज अच्छा, मेंशन किया। उसमें भुट्टो राज भी कहा मैंने। भुट्टो राज। हाँ, अब वो जो जरदारी राज है वो भुट्टो राज का ही तसलसल है ना, वो तो खैर जितना मर्जी कह लीजिए। लेकिन आप और हम कोई मशीन तो या चैट जीपीटी तो नहीं है ना कि पूरा डाटा जो है ना वो लिख देते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ। नाकदीन कहते हैं आपकी शरीफों के साथ खास ओ उनसियत है। भाई, उन नाकदीन से कहिए ना कि आप पर लानत है कि आप 100 में से वो एक ट्वीट निकाल रहे हैं जिसमें सिर्फ मिसिंग है वो। आप 99 वो ट्वीट्स क्यों नहीं ला रहे जहां नवाज शरीफ का, जरदारी का या इमरान खान साहब का जिक्र बराबर है? तो आप बदतरीन बदयांती के मुर्तकिब हो रहे हैं। इसका मतलब है आप जानबूझ के 100 में से उस एक ट्वीट को डिस्कस कर रहे हैं। आप बताइए कि जी ये हमने 100 ट्वीट्स देखी, उन 100 ट्वीट्स में से ये 2 ट्वीट्स थी जिसमें नवाज शरीफ का जिक्र नहीं है, बाकी 98 में नवाज शरीफ का जिक्र है। फिर आप सहाफत कर रहे हैं ना कि हम उस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, एग्जैक्ट उस वक्त इस तहरीक की लॉन्चिंग की, और एग्जैक्ट उस वक्त जो है वो हमने ये ट्वीट करनी थी क्योंकि ट्रेंड भी चलाना था हमने साथ साथ। तो मेरे जहन में आया कि एक लफ्ज के साथ जो राज हो सकता है, भुट्टो राज, फौजी राज, अब दिमाग में था नवाज शरीफ राज, वो मैच ही नहीं करता उसको। तो उस वक्त दायरा अब एक जहनी कश्मकश में होते हैं, लेकिन वो 99 ट्वीट है, बाकी भी तो निकाले ना। शरीफ राज हो सकता था। एक चीज बताइए जो इस मुल्क में बेहतर की हो। 30 साल का सफर है उस आदमी का। अदालतें आज भी वैसे की वैसे, पुलिस का निजाम वैसे का वैसा, सेहत का निजाम वैसे का वैसा। बाकी तो चोर और डाकू है ना, उनको तो छोड़ दीजिए ना। खान साहब कहते थे ना हम कुछ करके दिखाएंगे। भाई सेहत कार्ड दिया इकरार भाई, आपके स्कूलों को, यूनिवर्सिटीज को रिवाइव किया, आपके आम लोगों को शऊर अब दिया। पता लगा ना तहरीक इंसाफ की एक दोस्त से मेरी बात नहीं नहीं, मैं तहरीक इंसाफ से नहीं हूँ, तहरीक इंसाफ से नहीं, मेरी बात सुनिए। मैं एक सवाल है मेरा, आप कह रहे हैं कुछ नहीं किया, आप उनके उनके 3-4 सालों को काउंट कर रहे हैं, लेकिन आप वो जो 23 साल से, 50 साल से, 70 साल से इस मुल्क पर विराजमान होकर बैठे हुए हैं, उन्होंने इस मुल्क के लिए क्या किया? मैंने कहा ना कि वो तो चोर और डाकू कहते हैं ना उनको। आप नहीं तो फिर आप कहते हैं ना 3 साल का मुआवजना आप नहीं, 50 साल से किस तरह कर सकते मैं हैं? 30 साल के सियासी सफर से उसका मुआवजा कर रहा हूँ ना। ये मेरा कसूर तो नहीं था ना कि वो जर्नैलों के साथ बैठते रहे, पहले उन्होंने मुशर्रफ से लड़ाई कर ली वोट देके। मेरा कसूर तो नहीं है ना कि वो आज जेल के अंदर है। क्या हुआ था? जो एस्टेब्लिशमेंट आपको लेकर आ गई थी उसी ने आपको निकाल दिया था। आपको तदब्बुर तहम्मुल के साथ वेट करना चाहिए था अगले इलेक्शन का। आपने उनको मीर जाफर, मीर सादिक कहना शुरू कर दिया, उनको माँ बहन की गंदी गालियां निकालना शुरू कर दी। ये मैंने आपको बेवकूफ़ी सिखाई थी। ये इस कौम का कसूर तो नहीं था ना भाई। आपको तो 30 साल का बराबर मौका दिया ना। आज भी 90% लोग आपको सपोर्ट कर रहे हैं। आप क्या डिलीवर कर रहे हैं वापसी में? आप मुझे बताइए। आप नहीं, एक बंदे को आपने जेल के अंदर डाल दिया है, 3 साल सर आप जेल से पहले से शुरू करें। लोग जो यहाँ पर 23-23 साल हुकूमतें करके बैठे हुए हैं, आप उसके साथ उनका कंपैरिजन कर किस तरह सकते हैं? 3 साल बाद उसको अदम एतमाद की बुनियाद पर निकाल दिया जाता है, जो पाकिस्तान की हिस्ट्री में कभी नहीं हुआ, और उसके बाद उसको उठा के जेल में डाल दिया जाता है। हर 2 साल बाद हुकूमतें तब्दील होती रही हैं। आप किस हुकूमत को 5 साल इसमें क्या सियासतदानों का कसूर है? आप इस एस्टेब्लिशमेंट को कसूरवार नहीं, बिल्कुल समझता हूं, मगर मैं ये कहता हूं आप सिर्फ एस्टेब्लिशमेंट को कसूरवार समझते हैं। मैं कहता हूं 50% एस्टेब्लिशमेंट के डिक्टेटर कसूरवार है और 50% आपके ये सियासी डिक्टेटर कसूरवार है।
समझने की कोशिश कीजिए कि जब भी आपके घर में वारदात होती है, वोट चोरी की वारदात या मैंडेट चोरी की वारदात या आईन को पामाल करने की वारदात होती है, आपके घर की कुंडी अंदर से कौन खोलता है? चौकीदार। नहीं, नहीं, चौकीदार को अंदर थोड़ा ही बिठाया हुआ है, चौकीदार तो बाहर हिफाजत कर रहा है ना आपकी। आपके ये बदबख्त सियासतदान जिन्हें आप जाली इनकलाबी मान लेते हैं ना, ये कुंडी खोलते हैं। ठीक है। 2018 में इमरान खान ने वो कुंडी खोली थी एस्टेब्लिशमेंट को अंदर लाने के लिए, मैंडेट अपने हक में चोरी करवाया था। इस बार इमरान खान का मैंडेट चोरी करने के लिए नवाज शरीफ और जरदारी साहब ने वो कुंडी खोली है। तो आप कहते हैं कि भाई जो वारदाती बाहर से आते हैं ना, जिनके पास असलहा है, आप उनके सामने ना सुल्तान राय बन के बढ़ के मारे और गंडासा उठा लें। लेकिन जो आपके घर का आदमी मिला हुआ होता है उनके साथ और कुंडी खोलता है अंदर से और बताता है कि यहाँ यहाँ माल पड़ा हुआ है और चोरी के माल में से अपना आधा हिस्सा लेता है, उसे आप कहते हैं नहीं वो तो इनकलाबी है। वो तो दूध पीता हुआ मासूम बच्चा था कि उसे पता ही नहीं था कि एस्टेब्लिशमेंट बहुत अच्छी बुरी होती है या अच्छी होती है, ये जर्नैल मुहिब्बे वतन होते हैं या नहीं होते। उनका गिरेबान पकड़ के घर से बाहर निकालें जो दरवाजा खोल रहे हैं बार बार घर में वारदात के लिए, जो बता रहे हैं सहूलतकारी कर रहे हैं कि यहाँ यहाँ माल पड़ा हुआ है, माल लूटो, चोरी करो और आधा माल हमें दो। और हर बार यही सियासतदान ये काम कर रहे हैं। आप कहते हैं वो जो आपके इख्तियार में नहीं है ना, बंदूक वालों और तोप वालों से लड़ना, उधर जाके जाली बहादुरी और जाली इनकलाबीपन दिखाओ। और जो आपके इख्तियार में है, घर के आदमी का गिरेबान पकड़ के निकालना जो बार बार चोरी करवा रहा है या वारदात में शामिल है, उसको इनकलाबी मान लो। जब वो कहे वोट का इज्जत दो, कहो जी वाह मियाँ साहब जमहूरियत है। जब वो कहे हकीकी आजादी, कहे जी वाह इमरान खान जमहूरियत है। इनको गिरबान से पकड़ के कहो कि क्यों वोट दिया था परवेज मुशर्रफ को, बताओ डिक्टेटर आपने 5 साल के लिए। गिरबान से पकड़ के पूछे कि ठीक है आज आप मजलूम हैं, आप इस वक्त कैद हैं, लेकिन क्या आपका ये जुर्म माफ कर दिया जाए कि आपने आमिर डिक्टेटर परवेज मुशर्रफ को 5 साल के लिए सदर बनने के लिए वोट दिया हुआ है? क्या आपका ये जुर्म माफ कर दिया जाए कि आपने पापा जॉन्स वाले जनरल आसिम को क्लीन चिट दी हुई है तमाम तर सबूतों के बावजूद? क्या इस बुनियाद पर क्या आप आज मजलूम है, आपका ये जुर्म माफ कर दिया जाए कि बदतरीन जनरल बाजवा को आप जमहूरी सुलझा हुआ और इस्टेब्लिशमेंट की उसकी तारीफें करते रहे? क्या आपका ये जुर्म माफ कर दिया जाए कि जनरल राहिल शरीफ की उंगली उठाने को आप एम्पायर की उंगली उठाने की बात करते रहे? क्या आपका ये जुर्म माफ कर दिया जाए कि आप जनरल फैज से फैजयाब होते रहे? इसलिए कि जी आज हम मजलूम में बात ना करें, क्यों ना बात करें? इस मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया बाकी लोगों की तरह आपने भी। बाकियों को गालियां देते हैं, इनको भी गालियां दें, इनको इनकलाबी क्यों मानते हैं आप? इसी वजह से गालियां देते हैं ना कि ये जर्नैलों की गोद में आज बैठे हुए हैं। तो आपका वाला भी तो 2 बार जर्नैलों की गोद में बैठा था ना, मुशर्रफ को भी वोट दिया था, बाजवा को भी जमहूरी कहता था। तो खुदा के वास्ते बैलेंस तो रखिए, तवाज़ुन तो रखिए। बाकी गालियों के काबिल है, आपका वाला जो है ना वो हीरो है, वो डट गया जी, वो इनकलाबी बना हुआ है। तो आप जो सलूक बाकियों से इस बुनियाद पर करते हैं कि उन्होंने कुछ डिलीवर नहीं किया या उन्होंने जर्नैलों की गोद में बैठ के बार बार हुकूमतें ली, अपने वाले के साथ भी वही सलूक करें, फिर ठीक होगा पाकिस्तान। सोशल मीडिया पे ट्रेंड चल रहा है, आपके फ्लैग को रेड फ्लैग कहा जा रहा है। इंशाल्लाह खतरे की अलामत होता है रेड फ्लैग हमेशा। और मैं आपको कहता हूं कि इस मुल्क की सियासी अशराफिया और इस मुल्क की फौजी अशराफिया के खिलाफ ये खतरे की अलामत है इंशाल्लाह। जेनजी कह रही है ये रेड फ्लैग है, आपने इसलिए रेड फ्लैग चूज किया है। इफ यू अंडरस्टैंड के मतलब रेड फ्लैग का क्या माने है। मुझे बताइए एक्सप्लेन कीजिए। अच्छा, तो रेड फ्लैग नॉर्मली जेनजी में ये किया जाता है कि ये रेड फ्लैग है, ये रॉन्ग नंबर है। वो रेड लाइन भी तो कहते रहे ना इमरान खान को। खैर नहीं, मैं तारीखी तनाजुर में देखता हूँ, सुर्ख रंग है वो इनकलाब की अलामत है, तब्दीली की अलामत है, बदलाव की अलामत है, पैशन की अलामत है, करेज की अलामत है, खतरे की अलामत है। तो ये खतरा इन लोगों के लिए है जो 78 साल से काबिज रहे हैं। जेन जी का ही तो प्लेटफॉर्म है। जेन जी क्या खतरा है अपने नहीं, वो उसको रेड फ्लैग कहा जाता है। रेड फ्लैग इज नॉर्मली जी जी रेड फ्लैग कहा या जाता है जो रॉन्ग नंबर है। एरिया तो- ऑर्डर। हाँ जी बिल्कुल। जी जी। तो इकरार भाई, ये वन लाइनर में प्लीज जवाब दीजिए। पाकिस्तान में ताकत जो है वो किसके पास है असल में? फौजी एस्टेब्लिशमेंट के पास। और ये ताकत बार बार बदकिस्मती से ये जो दरबान बन के गेट नंबर 4 के बाहर कभी इमरान खान खड़े होते हैं, कभी नवाज शरीफ खड़े होते हैं, इन्होंने जमहूरियत को हाथ पैर बांध के जीएचक्यू के अंदर फेंका हुआ है। क्या पाकिस्तान में एस्टेब्लिशमेंट पर मुकम्मल सच बोलना मना है? मना नहीं, लेकिन कदगने हैं, पाबंदियां हैं। हर आदमी जो है ना वो अपनी डोमेन में देखता है कि ज़ाहिर है जो चैनल्स हैं उनका उससे कारोबार वाबस्ता है। 4-5-10 हज़ार लोगों का रिस्क वाबस्ता होता है। वो हर उनको अंदाजा होता है कि हमने एक हद से बाहर नहीं जाना। बिल्कुल ऐसा ही है, आप पाबंदियां एक सहाफ़ी हैं, आप सहाफ़त करते हैं। आपने कभी कोई ऐसा वाक़या हुआ है या आपके सहाफ़ी करियर में इस तरह का मोमेंट आया है कि कोई एक ऐसी स्टोरी आप कवर कर रहे थे जिसकी वज़ह से बहुत ऊपर से अप्रोचेज़ आईं या रोकने का कहा नहीं, गया? हमें नहीं। देखिए, एक तो अव्वल तो ये तो ज़ाहिर है हमारा चूँकि मामला सोशल प्रोग्राम्स की हद तक ज़रा ज़्यादा था, तो इस तरह का प्रेशर गवर्नमेंट्स की तरफ से, डिपार्टमेंट्स की तरफ से तो रहा हमें, मगर इस कदर एस्टेब्लिशमेंट वाला मामला कभी नहीं आया देखने में। पीटीआई का सबसे बड़ा झूठ क्या था? पीटीआई का सच कौन-सा है हुज़ूर? एक सच बता दीजिए मुझे। हर बात में मुनाफ़िक़त, हर बात में झूठ है, हर बात में तज़ाद है बदकिस्मती से। अभी मेरे फ़ोन में दर्जनों वीडियोज़ पड़ी होंगी, एक के बाद एक झूठ। वो जी आईएमएफ से जो ना वो
कर्जा लिया तो खुदकुशी कर लेंगे सबसे बड़ा झूठ प्लीज, सबसे बड़ा एक झूठ जो आप कि हम इनकलाबी हैं और हम एंटी एस्टेब्लिशमेंट हैं। सबसे बड़ा झूठ है ये। अच्छा, वैसे जो आज इमरान खान के साथ हो रहा है ये कल किसी और के साथ नहीं हो सकता? सर ये कल भी तो किसी के साथ हुआ है ना, पहले वहां से शुरू कीजिए। ये इमरान खान साहब ने इन जर्नैलों के साथ मिलके किया हुआ है किसी और के खिलाफ। इन्हीं अदालतों को साथ मिला के, इन्हीं जर्नैलों को, इसी एस्टेब्लिशमेंट को साथ मिला के मरियम साहिबा भी जेल में गई हुई हैं, नवाज शरीफ भी जेल में गए हुए हैं, उससे पहले जरदारी साहब और बीबी सिख के खिलाफ भी हुआ है। इस मुल्क में भुट्टो फांसी चढ़ गया एस्टेब्लिशमेंट के हाथों। ये वो नवे इनकलाबी नहीं आए, ये कोई भी इनकलाबी नहीं है बदकिस्मती से इनमें से। पहले वो डैडी कहते थे जनरल यूब को, ये जनरल ज़िया के मिशन को आगे बढ़ाने की बात करते थे नवाज शरीफ साहब, ये जनरल बाजवा को जमहूरी और सुलझावा कहते थे। सारों ने मकाफाते अमल का सामना किया, मगर फिर भी हम आपके साथ हैं कि आपके साथ जुल्म हुआ, लेकिन खुदा का वास्ते धूल झोंकना बंद करें, खुद को इनकलाबी मत साबित करें। कल अगर आपको खामोश कर दिया गया तो क्या वजह होगी? कोई भी वजह हो सकती है, मैंने ज़िंदगी में बहुत पंगे लिए हैं, सरेआम में भी और अब भी ले रहा हूँ, अल्लाह पता नहीं क्या होगा मेरे साथ। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि कर दिया जाए, ऐसा सिस्टम अल्लाह करे बन जाए जहाँ एक आदमी के होने ना होने से फ़र्क ना पड़े। सच बोलने की सबसे बड़ी कीमत क्या अदा की आपने? बहुत कुछ, मैंने जेलें भुगती हैं, मारें खाई हैं, मैंने अ, हड्डियाँ तुड़वाई हैं। तो अब मेरा आज भी ये जो कान का पर्दा है, ये इंटेलिजेंस ब्यूरो ने जो तशद्दुद किया था उसकी वजह से डैमेज्ड है। बहुत सारे बहुत बहुत कुछ झेला है। मीडिया सच दिखाता है या सच बेचता है? नहीं बेचारा अब तो कुछ भी नहीं कर पा रहा है। सच दिखा भी नहीं पा रहा, सच बेच भी नहीं पा रहा। एस्टेब्लिशमेंट एक लफ्ज में। ताकत, गैर आईनी मुदाखलत, ये आते हैं लफ्ज़। इमरान खान एक जुमले में। जाने दीजिए, सख्त लफ्ज़ निकल जाएगा। पाकिस्तानी अवाम एक सच। मासूम बेचारे। क्या सहाफ़ी सिर्फ गोली से मरता है या खामोशी भी एक कातिल है? बिल्कुल ऐसा ही है, खामोशी भी। यार भाई, एक वीडियो ट्रेंड कर रही है सोशल मीडिया पे, उसमें आप कह रहे हैं कि इमरान खान साहब जो हैं वो 90% पॉपुलैरिटी है उनकी, और ज़्यादा होगी उससे। लेकिन वो जेल के अंदर मौजूद हैं फिर भी उनकी पॉपुलैरिटी है। अगर बिलफर्ज आप इस सिनेरियो में मौजूद होते तो आपके क्या कदम होता जो इमरान खान उठा रहा है, या आपको डिफरेंट? नहीं, मैंने ये कहा कि यार ये कितनी बड़ी नाकामी है एक आदमी की कि वो 90% पॉपुलर होके भी जेल में है। हुँ। और वो 90% पॉपुलैरिटी के बावजूद मुल्क का कोई भला नहीं कर पा रहा। अगर इस सिनेरियो में आप मौजूद होते, मतलब जिस तरह इमरान खान साहब पिछले 2-2.5 साल से जेल के अंदर मौजूद हैं, कैद काट रहे हैं, एक दफ़ा बीमार नहीं हुए, एक दफ़ा डॉक्टर पे जाने की ये नौबत क्रेडिट नहीं है आई, इनका। ठीक है? तो अगर आप इस सिनेरियो में मौजूद होते तो आप क्या कदम उठाते कि आप कौम का भला कर पाते? पहली बात ये है कि मैं इस सिनेरियो में होता कैसे? मैं कभी जर्नैलों के तलवे ना चाटता जैसे चाटे गए। मैं कभी जर्नैलों को उनकी कसीदा खानी न करता या उनकी दरबानी न करता जैसे की गई। मैं कभी जर्नैलों की नर्सरी में न पलता जैसे पला गया माशाल्लाह। आप इस नौबत तक पहुँचते ही तब हैं कि पहले आप अपनी ज़बान से उनके बूट और तलवे चाटते हैं, फिर वही ज़बान जब आपको वो निकाल देते हैं, उस ज़बान को मुँह से निकाल के आप उनका मुँह चिढ़ाना शुरू कर देते हैं। तो फिर ज़ाहिर है वहाँ से तसादम और टकराव शुरू होता है। आज इमरान खान साहब बाहर आ जाएँ, तो मुझे बताएँ क्या तरीका होगा उनके बाहर आने का? यही कि या वो डायरेक्ट डील करके आएँ और या ये कि अदालतें उन्हें रिलीफ दें। इसके अलावा कोई और ऑप्शन है, या जेल तोड़ के उनको बाहर निकाल लें। यही 2 ऑप्शन है ना कि या डील कर लें या अदालतें उन्हें रिलीफ दें। अच्छा, अदालतों को तो ये सारे लोग जो हैं, ये कहते हैं कि जी ये गुलाम है एस्टेब्लिशमेंट की। तो अगर अदालतें इमरान खान साहब को रिलीफ देती हैं, तो इसका मतलब है कि वो गुलाम अदालतें हैं, तो उन्होंने एस्टेब्लिशमेंट के कहने पर रिलीफ दिया है। तो इसका मतलब भी यही है कि डील करके बाहर आए हैं। तो अब इमरान खान साहब को पता है कि वो बाहर आएँगे, तो इसका लाज़मी मतलब ये समझा जाएगा कि वो डील करके बाहर आए हैं। यार भाई, आप अक्सर अपनी ट्वीट्स डिलीट कर देते हैं, तो क्या मतलब क्या आप डरपोक हैं या ऊपर से नहीं, डंडा आ जाता है कि डिलीट करो, ट्वीट सही नहीं है? किसी गलती की वजह से की हो या मुझे इसका इदराक हो गया हो कि यार ये मुझे नहीं कहना चाहिए था, ये लफ्ज़ या ये बात। वरना हुजूरे वाला इस मुल्क में ये जब जनरल बाजवा के तलवे चाटे जा रहे थे ना आपके जाली इनकलाबियों की जानिब से, और जब ये सारे पीपल्स पार्टी वाले, पीटीआई वाले और नून लीग वाले मिल के उसको एक्सटेंशन दे रहे थे, मैं शायद पाकिस्तान का वाहिद सहाफ़ी था जिसकी जनरल बाजवा की एक्सटेंशन के खिलाफ ट्वीट मौजूद है। आपके ट्विटर के मौक़िफ़ में और टीवी पर मौक़िफ़ में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। असल इकरारुल हसन कौन है? हरगिज़ नहीं, कोई फ़र्क नहीं है। जो बात मैं ट्विटर पर कहता हूँ, वही मैं अलल ऐलान बबांगे धौल टेलीविज़न पर भी कहता हूँ। मुझे कोई एक तसादुम बता दीजिए कि ये बात आपने ट्विटर पर कही और पिछले 20-25 मिनट के इंटरव्यू टीवी में पर आप मुफ़ाहमत पसंद है, टीवी पे आप मफ़ाहमत की बात करते हैं। अभी लग रहा है आपको मैंने मुफ़ाहमत की बात की है। लेकिन टीवी पर आपकी जो गुफ्तगू है वो ज़्यादा मफ़ाहमत पे मबनी है। लेकिन अगर ट्विटर पे देखा जाए, जहाँ पर अक्सर आपकी ट्वीट्स डिलीट भी हो जाती हैं, अब आप वो मौक़िफ़ दे रहे हैं। नहीं, नहीं, आप बता दीजिए कि फलां ट्वीट पे वज़ाहत कर दूँ। ऐसा नहीं है कि नहीं की होगी, लेकिन उसकी बुनियाद होगी कोई ना कोई। मेरा मौक़िफ़ नहीं है, डर के ये नहीं की होगी। दीन का मौक़िफ़ है। मैं कह रहा हूँ डर के नहीं की होगी,
किसी और वजह से कोई ऐसा लफ्ज़ इस्तेमाल हो गया होगा मुझसे या मुझे कुछ ऐसा लगा होगा कि मुझसे कोई गलती हुई है, उसमें इंसान ज़ाहिर है उसमें उसमें कोई हर्ज नहीं है। आप एक सहाफ़ी हैं और आप हरगिज़ कमज़ोर सहाफ़ी नहीं हैं जिसको अपनी ट्वीट डिलीट कर ले। अल्लाह की बड़ी मेहरबानी अल्हम्दुलिल्लाह मेरा 15 साल का प्रोग्राम सरेआम का करियर पूरी कौम के सामने है। मैं ना कभी गोली से घबराया, ना मैं कभी गाली से घबराया। मैंने मुकद्दमे भी झेले, मैंने जेलें भी बर्दाश्त की, मैंने इंटेलिजेंस ब्यूरो से और मुख्तलिफ एजेंसी से तशद्दुद भी बर्दाश्त किया, हड्डियाँ भी तुड़वाईं। सब कुछ अल्लाह की मेहरबानी से मैंने सहा हुआ है और वो सफ़र आज भी जारी है। तो अल्लाह की मेहरबानी से कोई चीज़ नहीं डरा। सरेआम का ज़िक्र आपने कर ही दिया, मेरा एक सवाल है आपसे इकरार भाई कि पूरे पाकिस्तान में ना हज़ारों जाली पीर हैं, लेकिन हुँ। आपकी सुई शुफ-शुफ पे क्यों अड़ी हुई? अच्छा नहीं, मैंने 12-13 साल में सैकड़ों जाली पीरों पे प्रोग्राम्स किए हैं, बहुत सारे। वो एक पीर था जिसमें जाली परी आ जाती थी, फिर वो अंडे में से सुइयाँ निकालने वाला पीर था, फिर एक पीर था जिसने कछुए को मुकद्दस बना दिया था। दर्जनों अभी कल परसों ही हम कुछ अरसा पहले वो एक पीर था जो उँगली पे कुरान मजीद को घुमा के जाली इस्तिखारा करवाता था। तो ये तो सैकड़ों प्रोग्राम्स हैं जो हमारे जाली पीरों के खिलाफ हैं, लेकिन उनमें सबसे ज़्यादा खतरनाक और कातिल और दरिंदा और भेड़िया जो था, वो शुफ-शुफ था। एक राय मौजूद है कि उनके जो मुखालफीन हैं ईदगाह शरीफ वाले ग़ालिबन, आपके उनके साथ बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं। इस ताल्लुकात वजह तो से मेरे गोलड़ा शरीफ वालों के साथ बहुत अच्छे हैं, मेरे ईदगाह शरीफ वालों के साथ बहुत अच्छे हैं, दैट डज़ नॉट क्या उसकी वजह से तो हरगिज़ नहीं? नहीं, दुनिया जानती है। भाई मेरी राय उसके खिलाफ हो सकती थी ना। आप आज ज़रा शुफ-शुफ के बारे में चौक में खड़े होके बात कर लीजिए, सारी दुनिया गालियाँ देती है उसको और हमारे प्रोग्राम से पहले से देती है। सबको पता है कि यार ये दीन का कौन-सा हुलिया है कि आप आँख में से चेन निकाल रहे हैं, मुँह से कील निकाल रहे हैं सर्कस के जोकर की तरह। लोगों का एक नज़रिया है, बाज़ लोग कहते हैं कि आप सिर्फ़ उनके खिलाफ प्रोग्राम्स करते हैं जिनके साथ मुकमुकाना अवसर है। तो क्या ये हक खतीब के साथ मुकमुका नहीं हो तो सकता? मैं हमेशा एक बात कहता हूँ, मेरे पास आज भी मौजूद हैं वो स्क्रीनशॉट्स। मैं आपको अली भाई, अल्लाह की कसम खा के ये बात कह रहा हूँ कि मेरे एक दोस्त को जो गवर्नमेंट कॉलेज से हैं, वकील भी हैं, उन्हें 3 करोड़ रुपए का चेक उनकी टेबल पे रखा गया और कहा गया कि ये आपकी फीस है वकील साहब, ये इकरार साहब के पैसे नहीं है, ये आपकी फीस है, आपने सिर्फ इकरार साहब के साथ हमें बिठाना है, बाकी का मामला हम खुद करेंगे उनके साथ। तो अल्लाह को गवाह बना के मैं आपको ये कह रहा हूँ, वो गवाह भी आज मौजूद है, ठीक है? और वो उस उसकी उसकी उसके मेरे जो उस वक़्त के मैसेजेस थे, वो मैसेजेस भी मौजूद हैं। तो अल्लाह की मेहरबानी से 3 करोड़ से तो उन्होंने सिर्फ हमारे वकील को ब्राइब करने की इकरार भाई कोशिश की। माशाल्लाह मैंने देखा है, आपकी वीडियोज़ में भी देखा है, आप मज़हब का काफ़ी इस्तेमाल करते हैं। क्या ये सिर्फ़ रेटिंग के लिए है? और एक इसके ऊपर एक और सवाल है मेरा कि क्या ये जितना भी आपके प्रोग्राम्स हैं जिन जाली पीरों की, ये सिर्फ़ इन जाली पीरों के खिलाफ क्यों हैं? उन सियासी पीरों के खिलाफ या उन सियासी रहनुमा जो एक्चुअली इन पीरों पीरों की गदियों से मौजूद हैं, उनके खिलाफ क्यों नहीं है? उनकी तरफ क्यों नहीं जाते आप? और पूरी मूवमेंट शुरू कर दी सियासी पीढ़ी नहीं के मतलब खिलाफ हमने। गिलानी हैं, वो कुरैशी हैं और कई लोग हैं। अच्छा इसमें ना एक चीज़ देखिए, एक ये कि हमारे जो प्रोग्राम का जो मैंडेट है ना, उसमें ये बहुत ज़रूरी है कि आप किसी गलत को गलत साबित करें पहले। 15 साल का प्रोग्राम सरेआम का रिकॉर्ड गवाह है सर। हमने कभी ऑडियो पर भी किसी को गलत साबित नहीं किया, यानी ऑडियो एविडेंस पर भी नहीं। जब तक यानी एक आदमी को रिश्वत देने की अगर वीडियो ऐसी नहीं बनी ना कि जिसमें उसका चेहरा ठीक से नज़र नहीं आ रहा, तो हम फिर 3 से 4 बार भी रिश्वत देनी पड़ी तो हमने दी कि एविडेंस पक्का हो हमारे पास। तो जिस शख्स के खिलाफ भी सबूत मौजूद है या हो सकता है या सबूत रिकॉर्ड किया जा सकता है, लेकिन कोई ये कहेगा जी मैं बिस्मिल्लाह पढ़ के किसी पर दम करता हूँ, तो बस वो अल्लाह की ज़ात इकरार भाई से आप माशाल्लाह उसको हम कुछ नहीं कह सकते। सैयद घराने से हैं, तो आपका भी कोई पीरी-मुरीदी वाला सिलसिला तो नहीं है? हमारे जी आबा में बड़े आज भी मज़ारात मौजूद हैं और बड़ा सिलसिला रहा। लेकिन मैं अपनी आपको बड़ी ऑनेस्टी से एक बात बताऊँ, मेरी दादी और मेरी वालिदा, मेरी दादी जो है वो ज़ाहिर है मेरे दादा से और मेरी वालिदा मेरे वालिद से जब तक उनका साथ रहा, फिर अलहदगी हो गई बचपन में ही। तो ये हमेशा लड़ाई किया करती थी ये दोनों ख़वातीन कि तुसी ते जनाब अपने नवे कपड़े ला के दे आए हो ते पुराने कपड़े पीर मुरीदां दे पा के लेके आ गए हो। ओ जी घर च फलानी चीज़ सी, ओ जी फलाने मुरीद नूं दे दियो। तो हमारे जो बुज़ुर्ग थे, सारी ज़िंदगी अल्लाह की कसम हमने घर में ये लड़ाई देखी कि तुसी ते मुरीदां नूं सारा कुछ दे आंदे हो। पता नहीं कौन से पीर होते हैं जो नज़राने वसूल करते हैं और वो जो ना हमारी दादी बेचारी और हमारी वालिदा सारी ज़िंदगी वो कहते हैं पिट-पिट के मर गए कि तुसी अपने नवे कपड़े फलाने नूं ला के दे आए हो। अच्छा इकरार भाई आज एक बात हल्फ़न बताएँ हमें कि ये जितने भी आपके सरेआम के छापे होते हैं, ये कितने स्क्रिप्टेड होते हैं? क्योंकि नॉर्मली ये देखा जाता है कि हुँ। जो मुजरिम है या मुल्ज़िम है, उसके चेहरे पर खौफ की कोई अलामत नहीं है है। कैमराज़ भी वहाँ पर ऑटोमैटिकली पहले से बड़े राइट ले एंगल्स पे प्लेस्ड होते हैं, ऐसा क्यों है? अच्छा आप देखिए 15 साल में सारे जो हमारे सरेआम के प्रोग्राम्स हैं वो यूट्यूब पे मौजूद हैं। सर एक प्रोग्राम निकाल लीजिए और उस पर आप और मैं बैठ के डिबेट कर लेते हैं कि भई इसमें ये चीज़ है जो गैर फ़ितरी है। यानी वो कितनी अजीबो-गरीब बात है कि वो जो जाली पीर है,
जिसे हम एक्सपोज कर रहे हैं, वो आपके ख्याल में हमारे उस प्लांटेड सरेआम का एक्टर होता है, जो ये चाहता है कि जब वो बाहर निकले तो सारी दुनिया उस पर थू थू करे कि यार तो पकड़ा गया था यार कल सरेआम के प्रोग्राम में। यानी ये कितनी इलॉजिकल बात है। नहीं, ये मेरी राय नहीं नहीं, नहीं ये मैं आपके वही नाक़दीन की मैं राय वही है। कह रहा हूँ, हाँ, आपसे नहीं कह रहा, जो हाँ। भी कहता है ये कि वो कितनी अजीबो-गरीब ये बात करता है कि यार जो आदमी हमारे प्रोग्राम में एक्सपोज हो रहा है, वो अपनी फैमिली, अपने बच्चे-बच्चियों की इज्जत, अपने मोहल्ले की इज्जत, अपनी जिंदगी सब दांव पे लगा रहा है, सिर्फ इसलिए कि वो हमारे प्रोग्राम में एक्टिंग कर सके। आपके प्रोग्राम्स को देखा जाए तो मोस्टली आपके प्रोग्राम्स में या कोई गरीब होंगे रेडी वाले, या कोई छोटे-मोटे सरकारी अफसर होंगे, ना कभी कोई जनरल होगा, ना कभी कोई जज होगा। हाँ। आप मतलब आप मुआशरे को सुधारने की बात कर रहे हैं, लेकिन क्या सुधार सिर्फ नीचे तक करना है, ऊपर तक नहीं करना? अच्छा, वैसे एक तो ये ऐसा दुरुस्त नहीं है, हमने बहुत सारे इदारों की, इंक्लूडिंग ये जो बलूचिस्तान से डीज़ल की स्मगलिंग होती थी, उसमें जो इदारे मुलव्वस थे, हमने हर तरह डायरेक्टर, डिप्टी डायरेक्टर, जीजी डीजी, एसएसपीज़ सारा ट्रैक रिकॉर्ड मौजूद है। लेस्को के सरबराहान, अफसरान सबके खिलाफ हमने वज़रा के खिलाफ बहुत सारे प्रोग्राम्स किए हुए हैं। चौथी शादी का इरादा है? अल्लाह ना करे। चौथी शादी कर लीजिए मैंने। कर ली है? हाँ जी, वो इस तहरीक के साथ जो मतलब ऐसा तो नहीं है कभी छुपाया जा रहा है, क्योंकि नॉर्मली आपके बारे में फेमस है कि पहले आप शादी कर लेते हैं, उसके बाद उसको सर सामने लेकर कभी ये नहीं हुआ। अभी तीसरी शादी है, जितने लोग यहाँ मौजूद हैं, वो सब के सब लोग ये जानते हैं कि क्या ताल्लुक था, दोस्ती थी, कैसे और कब वो निकाह हुआ। और वो मेरी ज़िंदगी एक ऐसी खुली किताब रही है, अपने घरवालों के सामने भी, अपने दोस्तों के सामने भी, अपने सर्कल के सामने भी, ज़िंदगी में कभी ये नहीं हुआ। मगर ये नहीं अली भाई होता कि मैंने दूसरी शादी की है, तो मैं एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाऊँ और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहूँ कि जनाब अस्सलाम वालेकुम, मैंने दूसरी शादी करने का फैसला किया। और मैं ये क्या बात हुई? बस जिसको पता है उसको पता है, जिसको नहीं पता उसको बुला के रोक के उसका कॉलर पकड़ के थोड़ी कहना कि मैं दूसरा ब्याह कर लिया है। मेरी फैमिली, जब मेरा दूसरा निकाह हुआ, जो पहली बेगम है, उनके उनके साथ फ़ोन उनको पता था। जो दूसरी शादी हुई वो बहनें ही फराकेल में थी और वो सारी जो डेवलपमेंट्स हो रही थी। ये पता नहीं किससे ये वैसे आप सुन्नत अदा कर रहे हैं या कोई शौक है शादियाँ? नहीं शौक, देखें शौक शादी कभी भी शौक नहीं होती अली भाई। ओके। ये इतनी बड़ी ज़िम्मेदारी है कि आपको, अगर आप इंसान के बच्चों, ये नहीं कि कर के छोड़ते रहें, बच्चों का भी पता ना हो कि किधर हैं और वो शादियों का भी पता ना हो कि किधर हैं। ये कोई ज़र्फ़ नहीं होता और ये कोई क्वालिटी नहीं होती आपकी। ये नहीं कि सब आपस में लड़ रहे हैं या कोई एक जो है ना उसके हुकूक जो है वो पूरे नहीं हो रहे और बाकी 2 के, तो ये मुझे लगता है कि ये अल्लाह की ज़ात की तरफ से एक बड़ी अ, अता और बड़ी नेमत और बड़ी मेहरबानी होती है कि आपको वो सलाहियत वो अता करे कि आप सब अगर ऐसी ज़िम्मेदारियाँ लें तो उन ज़िम्मेदारियों को फिर पूरा भी करें, फिर निभाएँ नहीं। ये कोई शौक या अय्याशी नहीं होती हरगिज़ भी, ये ठीक। मुकम्मल ज़िम्मेदारी है और अल्लाह का शुक्र है कि वो ज़िम्मेदारी मुझे ठीक तरीके से निभाने अच्छा, की वैसे तौफ़ीक दे नॉर्मली रही है। आप शादी को एक सरप्राइज़ के तौर पर पेश करते हैं, तो मतलब ये कोई कोई ख़ास कंटेंट स्ट्रैटेजी है? सरप्राइज़ की तरह मतलब मतलब अब जिस तरह आपकी तीसरी शादी भी एक सरप्राइज़ के तौर पर सामने आई। ऐसा ही होता है ना, मैं वही तो कह रहा हूँ कि प्रेस कॉन्फ्रेंस थोड़ी करता बंदा शादी करके यार। वलीमा होता है, अच्छा। शादी की चीज़ें होती हैं। नहीं, मैं हमेशा इस बात पर यकीन रखता हूँ कि वो जो ये जो असराफ़ है इस मामले में कि जनाब आप बहुत ही ज़्यादा, मेरी तीनों जो शादियाँ हैं, वो बिल्कुल सिर्फ़ और सिर्फ़ निकाह हैं और उसमें ज़ाहिर है आप दोस्तों को उसके बाद जो वलीमा का जो खाना है वो खिला देते हैं, लेकिन मैंने कभी भी उसको कोई इवेंट की या कभी भी उसको जो है ना वो कि आप ज़र्क-वर्क लिबास पहन रहे हैं और उसपे जो है लाखों करोड़ों रुपए खर्च कर रहे हैं, उसकी शक्ल नहीं दी। मुझे लगता है कि वो एक इतनी अच्छी एग्ज़ाम्पल नहीं है शादी क्या भाई आपकी पहचान एआरवाई, आप एआरवाई के लाडले हैं। बिलफ़र्ज़ अगर आज एआरवाई बंद हो जाए, तो क्या आपकी अपनी कोई पहचान है? नहीं, इसमें कोई शक नहीं है। मेरा ये ख़्याल है कि ये क्रेडिट एआरवाई का, एआरवाई की मैनेजमेंट का, सरेआम जैसा प्रोग्राम कोई और चैनल 6 महीने से ज़्यादा नहीं चला सका। इस वजह से कि कोई मैनेजमेंट सपोर्ट ही नहीं करती थी अपने एंकर्स को। यहाँ मेरे चैनल ने मेरे लिए दुश्मनियाँ मोल लीं, हुकूमतों से लड़ाइयाँ लड़ी, मुकदमे झेले, इंटेलिजेंस ब्यूरो से लेके हर जगह पे लीगली, फिज़िकली, इमोशनली इदारा मेरे साथ खड़ा रहा और उसमें सबसे ज़्यादा क्रेडिट सलमान इकबाल साहब का और अम्माद यूसुफ साहब का है। उनके बगैर ये मुमकिन नहीं हो सकता था। मैं आज जो कुछ हूँ प्रोफ़ेशनली, मैं समझता हूँ उसमें जो है ना वो 51% जो है वो सलमान इकबाल साहब और 49% जो क्रेडिट और कंट्रीब्यूशन है वो अम्माद यूसुफ साहब। आप सादात से हैं, कौन से सैयद हैं, कौन-सा घराना है आपका? हम जी नकवी बुखारी, माशाअल्लाह, इमाम अली नकी 10वीं में। सिलसिला जो है वो चलता है और जो हमारे आबा ने हमें बताया वो ये कि वो बुखारा में जो जी। नकवी सादात जो रहते थे और फिर वहाँ से माइग्रेट करके आगे गए, तो वो नकवी अल बुखारी। जी, ये इमाम अली नकी की जी हाँ, औलाद, 10वें इमाम। 10वें इमाम। यार भाई ये काले कपड़ों का क्या कॉन्सेप्ट है? आप हर वक़्त काला लिबास ये पहन के तो मैं इतनी बार बता चुका हूँ, लेकिन मुझे अब तो बस ही आना शुरू हो जाती है बताते हुए। इसमें 2013 में हो रही थी इलेक्शन ट्रांसमिशन, तो इत्तेफ़ाक़न ये कि बैक टू बैक मैंने 2 दिन काले कपड़े 2-3 दिन पहने। तो चूँकि वो इलेक्शन ट्रांसमिशन आप जानते हैं पूरा मुल्क जो है वो, उस वक़्त तो इतना सोशल मीडिया भी नहीं था, तो सब टीवी के साथ ग्लू होके बैठे हुए होते थे। तो वो सबने मुझे कहा यार काले कपड़े आप बहुत पहनते हैं। कोई 2-3 दिन इत्तेफ़ाक़न ही काले कपड़े पहन लिए।
अच्छा, मैं पहले का थका हुआ था, मैंने कुछ 6-8 साल ज़्यादा बल्कि इससे खबरें पढ़ी हैं बतौर न्यूज़कास्टर। अच्छा, अब न्यूज़कास्टर होते हुए ना आपको हर दिन एक नया कॉम्बिनेशन पहनना पड़ता है। टाई डिफरेंट कलर की, शर्ट अलग रंग की, कोट जो है वो डिफरेंट, ताकि वो ये ना कहे यार कल भी यही कपड़े पाए हुए थे ना। तो वो मैं रात सोता था, अच्छा कल क्या पहनेंगे, कल कौन-सी चीज़ तो वो इतनी मुझे कोफ्त होती थी ना, तो मैंने कहा यार इससे जान छुड़वाते हैं, जो सोचना है ना कि क्या पहनना है आज। तो मैंने फिर वो काले कपड़े ही पहनना शुरू कर दिए, तो ज़िंदगी बड़ी उससे आसान हो गई। लेकिन इंटरेस्टिंग फैक्ट इसमें ये है कि मुझे बाद में पता चला कि बहुत सारे जो लोग हैं वो ज़िंदगी में इसको कहते हैं डिसीजन फटीग, जो सुबह-सुबह आपको थका देती है कि यार मैंने कौन-सा मैचिंग करनी है। आपने भी माशाल्लाह पहना होगा, सोचा होगा कि यार कोट कौन-सा पहनना है, कपड़े कौन से पहनने हैं। तो ये अक्सर बड़ा थका देती है आपको। तो बहुत सारे लोग जो हैं वो ये काम करते हैं, मसलन मार्क ज़करबर्ग जो हैं, जी, वो एक ग्रे कलर की टी-शर्ट 90% ऑफ द टाइम्स पहनते हैं। स्टीव जॉब्स जो थे वो उन्होंने हाई नेक थी एक काले रंग की, जी, जो वही बस ज़्यादातर वो ही पहनते थे। तो अक्सर लोग जो है ना वो इस डिसीजन फटीग से जान छुड़वाने के लिए एक चल ही रंग। ये मुझे ये बाद में पता लगा, यानी मैंने इसलिए नहीं किया कि मुझे, तो मैंने भी उस वक़्त ये सोचा कि यार काले शलवार कमीज़ का फ़ायदा ये है कि शादी में भी पहन के जा सकते हैं। जी, खुदा ना ख़ास्ता कोई फौतगी हो जाए तो भी आप पहन पहन के जा सकते हैं वही कपड़े। अच्छा, पाकिस्तान में ये फॉर्मल ड्रेस भी कंसिडर होता है और इनफॉर्मल ड्रेस भी कंसिडर होता है। जी। तो ये सारा मैंने कहा यार ये अच्छा है यार, काली शलवार कमीज़ पे शिफ्ट हो जाता बहुत शुक्रिया इकरार भाई आज टाइम देने का। नाज़रीन, इकरार भाई हमारे साथ मौजूद थे आज, और सच क्या है, झूठ क्या है, इसका फ़ैसला आप खुद करेंगे। आज के लिए खुदा हाफ़िज़।